हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हम क्लास 9 एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे थे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, कुल मिलाकर 5 चैप्टर है फिजिक्स के। तो पहला चैप्टर जो हमारा मोशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। दूसरा जो हमारा चैप्टर है, जो 8 चैप्टर है साइंस की बुक में, वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वो चैप्टर भी हमने लगभग लगभग फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ये सब हमने देख लिया था। पर सेकंड लॉ भी हमारा हो गया था, पर लॉज ऑफ मोशन में थर्ड लॉ हमारा बच गया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। और फिर आने वाले कल परसों वीडियो में हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन 2 वीडियोस में हो जाएंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी करना है, एग्जांपल्स भी हमको करना है। फिर ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम चालू करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज और ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर इन्फॉर्मेटिव आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी लग रहा है अगर, तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थोड़ा सा ही लगना चाहिए, 80% ही आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ 100% आपको कभी भी कोई सी चीज कब आना चाहिए, आप उसको खुद से पढ़ लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को चालू करते हैं। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप जो भी एक्शन करोगे बदले में आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। और ये जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये हमेशा इक्वल होता है। जो भी आप एक्शन करते हो, आपको जो भी रिएक्शन मिलता है वो हमेशा इक्वल होगा और अपोजिट होगा। आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगा और मस्त तरीके से समझ में आएगा। अभी आप लोग एक देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसका जो भी फोर्सेस रहता है वो हमेशा इक्वल रहेंगे और हमेशा अपोजिट रहेंगे। सपोज क्या, कैसे इक्वल और अपोजिट कैसे रहेंगे? सपोज क्या है कि ये पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन ने ये सेकंड पर्सन को चाटा मारा, यहां पर स्लैप किया। कितने न्यूटन से फोर्स लगाया? 5 न्यूटन से फोर्स लगाया। सेकंड पर्सन ने भी बदले में फर्स्ट पर्सन को क्या लगाया? स्लैप लगाया। कम से कम वो कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा? 5 न्यूटन का फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। हो सकता है कि और ज्यादा फोर्स भी लगा दे, क्योंकि अगर अपन किसी को जोर से चाटा मारेंगे, बदले में वो कोशिश करेगा कि उससे ज्यादा और जोर से चाटा आपको मारे या झापट आपको मारे। सपोज कि आप मोहल्ले में खड़े हो या बस स्टेशन पे खड़े हो, आपको किसी ने चाटा मारा 5 न्यूटन का। अब आप उसको बदले में क्या लगाओगे? हो सकता है 10 न्यूटन का भी फोर्स लगा दे, पर 5 न्यूटन का फोर्स तो लगाओगे ही लगाओगे। तो जो भी हमने एक्शन किया, मान लो अपन ने चाटा मारा किसी को, हमने जो भी एक्शन किया है, बदले में हमको क्या मिला? रिएक्शन मिला। वही तो क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन मिला हमको, मैंने इस डायरेक्शन में चाटा लगाया, उसने किधर लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया। तो जैसे मैंने यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि इसने यहाँ पर इस डायरेक्शन में चाटा लगाया है, इस डायरेक्शन में चाटा लगाया है, और इसने किस डायरेक्शन में लगाया है? इस डायरेक्शन में चाटा लगाया है। तो देखिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था। इसलिए बोला है कि देयर इज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। यही हो जाएगा हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ खत्म हो जाएगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है इस साल एनसीईआरटी में क्लास 9th में, बट फिर भी मैं उसको आपको समझा दूंगा, क्योंकि वो 11th में भी काम में आएगा। और अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, वहां पर आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो 5 मिनट खाली वीडियो ध्यान से देखिए, आपका जो ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। कल से जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके 2 एग्जाम्पल जो हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए ध्यान से देखिए। फॉरवर्ड फोर्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। कैसे? आपने गन चलाई,
खटाक, बुलेट कहां गई? आगे। पर आपने देखा होगा जितनी जोर से बुलेट आगे जाती है उतनी जोर से गन पीछे की तरफ आती है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में बात? वही एग्जांपल है पहला, अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट को आगे फोर्स लगा, और रिकॉइल मतलब पीछे गन आना, पीछे गन आ गई, उतने ही फोर्स से आई। ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल। एक अपना बोट वाला एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर आप किसी नाव से जंप करके आगे जाते हो तो नाव पीछे जाएगी और अपन कहां जाएंगे? आगे जाएंगे। एक्शन रिएक्शन, इक्वल फोर्स रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं और बुलेट पीछे आ रही है। एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर। समझ में नहीं आई बात? तो यही तो हो गया न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल। वीडियो पॉज करके आप खुद भी एक एग्जांपल मन से बनाइए। तो ये हमारे एग्जांपल नोट डाउन कर लें आप लोग। एक एग्जांपल और क्या हो सकता है? एक बॉल लिया आपने, एक बॉल को फेंका, एवरी एक्शन, बॉल टकरा के क्या आएगी? वापस। रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? न्यूटन का थर्ड लॉ होने के लिए दो कंडीशनें होती है, वो भी आप लोग देख लें। एक तो बॉल भी हो जाए एवरी एक्शन, बॉल टकरा के वापस आएगी, अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ नियम को जो सेटिस्फाई करने के लिए दो कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, वो दो कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन क्या होगी दोस्तों? कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने बुलेट और गन में देखा, जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने बुलेट और गन में देखा, तो बुलेट है, गन, कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो ऑब्जेक्ट, पहला ये, दूसरा है। सेलर में देखो, यहां पर सेलर है और क्या है? बोट है। यहां भी कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो हमेशा एवरी एक्शन और बदले में रिएक्शन, हमें किसी एक दूसरे को झापट मारेंगे, बदले में वो भी हमको झापट मारेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ नियम को सेटिस्फाइड करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी या दो सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। समझ में? और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हमेशा जो न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ जो होता है वो इक्वल और अपोजिट लगता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? तो कि हमेशा कैसा फोर्स लगता है? ये इक्वल एंड अपोजिट। तो आपको ये नोट्स में आपको बना लेना है। आपको एनसीईआरटी की बुक में मैं समझा दूंगा कि कहां से कहां आपको टिक लगाना है, और कल से हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब जो सिलेबस में टॉपिक नहीं है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। खुद से भी आप एग्जांपल दो तीन खुद से बनाना, ताकि आपका माइंड शार्प रहे, आपका माइंड एक्टिव रहे। फिर बोलता हूं, आप लोग 9th क्लास में है, आप लोग ये डिसाइड कर ले कि आपको बनना क्या है, आपका एम क्या है। अदरवाइज कुछ भी पढ़ने का, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। कौन सी कोचिंग पढ़ना है, कौन सी स्कूल जाना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पैसा लगेगा, डायरेक्शन किधर हमको अचीव करना है, कोई सब चीजें क्लियर होना चाहिए भैया। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, सबका माइंड अलग अलग होता है, और सबको भगवान ने दिमाग सबको दिया हुआ है। सब अपनी अपनी कैपेसिटी से पढ़ाई कर सकते हैं और गोल अपना डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो यह है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है? सेम। सेम का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा, एकदम सेम। या एक जैसा का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। सेम, इक्वल, कांस्टेंट, कंजर्व, कंजर्वेशन, सबका मतलब एक होता है एक जैसा। कि पहले जितना था भैया, मान लो मेरे अंदर एनर्जी 5 जूल की थी। कितनी एनर्जी की थी? 5 जूल की। बाद में भी कितनी रहेगी? 5 जूल की। मतलब मेरी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। मेरी एनर्जी क्या है? इक्वल है। मेरी एनर्जी क्या है? सेम है। मेरी एनर्जी क्या है? कंजर्व है। तो इन सब चीजों का मतलब यही होता है कि जितनी एनर्जी पहले रहेगी उतनी एनर्जी बाद रहेगी। पर हमको क्या पढ़ना? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब पी। मोमेंटम के लिए पी, इसका फॉर्मूला क्या आता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पी इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका कंजर्वेशन निकालना है, मतलब कि पहले कितना मोमेंटम था और बाद में कितना मोमेंटम है। तो सपोज कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे आपको ये काम में आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग ध्यान से समझिए। क्या होता है कंजर्वेशन का फॉर्मूला? m1u1 प्लस
M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझा रहा हूं मैं, सिर्फ 2 मिनट का है और वीडियो खत्म। इसको नोट डाउन कर ले पहले, इसको नोट डाउन कर ले, 2 मिनट दिया आपको। चलिए, अब ये जो M1 और M2 है, ये दो ऑब्जेक्ट है। सपोज क्या एक ऑब्जेक्ट M1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, M2 है। अब पहले इनिशियल इनका मोमेंटम कितना था हमें नहीं पता। अभी ये रेस्ट पर थे, काय पर थे, रेस्ट पर। टकरा गए दोनों आपस में। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, M1 M2। तो सपोज किया M1 हमारा इधर चले गया और जो M2 था वो इधर चले गया, M1 इधर चले गया, M2 इधर चले गया। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। इसके 11th में डेरिवेशन भी है बड़े बड़े, इसके 11th में हम डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे। और ये है आफ्टर कोलिजन। देखिए क्या होता है, समझा रहा हूं, इसका फॉर्मूला ध्यान समझना। ये M1V1, इसकी शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो U1 थी, M1 की। इसकी शुरुआत में जो वेलोसिटी वो कितनी होगी, U2, क्योंकि U1 को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और V1 को क्या बोलते हैं, V को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो U को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, V को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो U1 जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कि कौन सा मास के लिए होगा, M1 के लिए, और U2 जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कौन सा मास के लिए होगा, M2 के लिए। अब ये दोनों टकरा गए, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी M1 की कितनी हो गई, V1, और M2 की कितनी हो गई, V2। ये दोनों मास साथ में जुड़ के भी आगे जा सकते हैं। इस तरीके से M1 और M2 दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम, या अलग अलग होके भी जा सकते हैं। अगर सेम हो जाएंगे तो V1 और V2 की जगह रख देंगे V और V वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हालांकि ये क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया है, उसके बावजूद भी पर आपको करना है क्योंकि ये चीजें काम में आएगी। 11th में भी टॉपिक आएगा और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करोगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ये जो M1 और M2 है, सपोज किया कि मैं हूं और एक आप हो, अमन, आप और मैं, एजी सर और अमन है। अब एजी सर है, एजी सर का मास M1 है और जो अमन है, अमन का मास M2 है। ये दोनों शुरुआत में रेस्ट पे थे, ये शुरुआत में रेस्ट पर थे। तो U1 और U2 कितना हो गया, 0 हो गया। अब जैसे एजी सर और अमन टकरा गए आपस में, किसी ने धक्का मारा, टकरा गए। टकराने के बाद क्या हुआ, अमन इधर गिर गया, एजी सर इधर गिर गए, अमन इधर गिर गया और एजी सर इधर गिर गया, मतलब एजी सर इधर गिरे, अमन इधर गिर गया। मतलब एजी सर की वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ गई होगी, अब स्पीड आ गई होगी V1, और अमन की भी स्पीड कुछ ना कुछ आ गई होगी, क्या हो गई होगी, V2 आ गई। तो अगर कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग में रेस्ट पर हो और बाद में अगर कुछ वेलोसिटी गेन कर ले तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर U1 और U2 0 होगा, ये 0 का मल्टीप्लाई M1 में पूरा 0 बन जाएगा, U2 का मल्टीप्लाई M2 ये भी पूरा 0 बन जाएगा। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2। ये फॉर्मूला क्या बन गया, M1V1 = माइनस M2V2। तो जब कभी भी याद रखना कि अगर दो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट पर है तो U1 और U2 0 होगा, और U1 और U2 0 होगा तो M1V1 = M1 माइनस M2V2 हो जाएगा। अब बेटा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि M1 की वैल्यू, ये M2 की वैल्यू, ये M1 की वैल्यू और ये M2 की वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जो मेरा एजी, सपोज किया ना भैया, मेरा जो मास है, अमन का जो मास है, तो मेरा और अमन का जो मास है वो पहले भी M1 M2 रहेगा और टकराने के बाद भी M1 M2 रहेगा। क्या हमारे टुकड़े हो जाएंगे, क्या हमारे टुकड़े हो जाएंगे, नहीं, हमारे टुकड़े नहीं होंगे। हमारा मास तो सेम होगा पर चेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत में हमारी वेलोसिटी 0 थी और बाद में हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, V1 और V2। इसलिए ये जो फॉर्मूले बन के आए, यहाँ से 2 फॉर्मूले बन के आपको याद रखना है, M1V1 प्लस M2V2 = M1U1 प्लस M2U2। एक फॉर्मूला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला क्या है, M1V1 = माइनस M2V2। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो इसी की तरह
आपको सारी चीजें धीरे धीरे करते याद करना है। मेरा वीडियो मेरा 5 मिनट के लिए पॉज करो, ये सारी चीजें जितनी मैंने चैप्टर में पढ़ाई है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये सारे आप याद कर ले। कल से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जो न्यूटन थर्ड लॉ का एक और डेफिनेशन बनती है, न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन एक और क्या बनती है दोस्तों, कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स, खुद से बना सकते हो डेफिनेशन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, आफ्टर सम टाइम सेकंड बॉडी आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, सो देयर इज टू बॉडी इंक्लूडेड इन द फोर्स। दो बॉडी लग रही, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाया, थोड़ी देर बाद सेकंड बॉडी ने भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स लगाया, और कैसे लगा, इक्वल एंड अपोजिट। इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो क्या बन के आता है, F इक्वल टू माइनस F2, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का फॉर्मूला है, ये याद रखना आप। कैसे होता है, क्योंकि जो टोटल फोर्स होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के, इसलिए F किसके बराबर आ जाता है, F माइनस F2 के बराबर आ जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर मेरे को आप बोल बोल के भैया थक जाते हैं, पर हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आप बस हमें याद करें, हम आपके लिए हाजिर है, आपको कहीं भी हम डूबने नहीं देंगे, क्योंकि आप एजी सर की नाव में बैठे हो, और एजी सर की अगर नाव में बैठे हो तो आपकी मंजिल तक हम पहुंचा के रहेंगे। बस बदले में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।